पहले है सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं? तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो परिमाण क्या होता है? तो परिमाण यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जो संख्यात्मक मान होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वजन कितना है, तो मान लीजिए आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो आप कहेंगे कि मेरा वजन 50 किलोग्राम है। तो 50 किलोग्राम में जो 50 है ना, ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, उसी को परिमाण कहा जाएगा। तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं? तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशियां कहेंगे। इनके उदाहरण हम आगे देखेंगे, पहले हम इनकी परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो सदिश के बाद है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। तो अदिश राशियां कौन सी होती हैं? तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हो, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। तो नाम से क्लियर है, अदिश जिसमें दिशा ना हो उसे अदिश राशियां कहते हैं, और जिसमें दिशा हो उसे सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशियों में केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, इसके बाद हम जो सदिश राशियां हैं और अदिश राशियां हैं, इनके जो उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। पहले मैं आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। जैसे ये साइन बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा है गांधीनगर 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गांधीनगर है वो 40 किलोमीटर है, पर 40 किलोमीटर किस दिशा में? सीधे जाना है, दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है? तो दिशा यहाँ पर नहीं बताई गई। तो 40 किलोमीटर क्या है? परिमाण है। मैग्नीट्यूड तो बताया गया है पर दिशा नहीं बताई गई, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो अदिश राशि कहा जाएगा। दूसरे केस में देखिए कि गांधीनगर 40 किलोमीटर है और साथ में दिशा भी बताई गई है कि दाईं ओर है, तो यहाँ पर परिमाण भी बताया गया है और दिशा भी बताई गई है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो सदिश राशि कहा जाएगा। तो अब हम जो प्रमुख अदिश राशियां हैं वो देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको ये याद रहेगी। वैसे तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, थोड़ा सोचेंगे, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है। तो जिसमें दिशा की आवश्यकता हो वो सदिश है, जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो वो अदिश है। जैसे कि दूरी, तो दूरी में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकले और गोल गोल घूमकर फिर अपने घर पर आ गए, तो आपने दूरी तो तय की परंतु कोई निश्चित दिशा नहीं थी, तो ये क्या है? अदिश राशि है। दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, जैसे कि टेम्परेचर। जैसे जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको ये बताता है ना कि 102 डिग्री या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, वो कभी ये तो नहीं बताता ना कि 103 डिग्री उत्तर दिशा की ओर बुखार है, तो कभी दिशा नहीं बताता। तो तापमान क्या होगा? अदिश राशि होगी। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये क्या है? अदिश राशि है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, तो जो एनर्जी मिलती है ऐसा तो नहीं है कि उत्तर दिशा में ज़्यादा मिल रही है, दक्षिण दिशा में कम, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। जो कार्य है ये भी अदिश राशि है, जो स्पीड है ये भी अदिश राशि है, क्षेत्रफल भी अदिश राशि है, घनत्व डेंसिटी भी अदिश राशि है, दाब यानी कि प्रेशर भी अदिश राशि है, बहुत बार पूछा गया है, शक्ति पावर जो है ये भी अदिश राशि है, समय यानी कि टाइम ये भी अदिश राशि है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें भी कोई दिशा नहीं होती, तो ये भी अदिश राशि है, और फ्रीक्वेंसी आवर्ती ये भी अदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप देखेंगे कि जो भी सदिश राशियां हैं इनमें या तो वाह होगा या बा होगा। कुछ इसके अपवाद हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। कुछ अदिश राशि हैं उनमें भी वाह या बा लगा हुआ है, पर फिर भी वो अदिश राशि हैं। पर मैंने आपको बताया ना कि जहां पर कंफ्यूजन होगी वहां पर आप अपना कॉमन सेंस लगाना कि इसमें दिशा है या नहीं है। वैसे जो सदिश राशियां हैं ज्यादातर इनमें वाह या बा देखने को मिलेगा। जैसे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी वाह है, तो ये सदिश राशि होगी। तो विस्थापन और दूरी में फर्क क्या होता है? तो विस्थापन और दूरी में ये फर्क होता है, विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, यानी कि एक निश्चित दिशा में जो न्यूनतम दूरी होती है ना, उसे विस्थापन कहा जाता है। तो अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, जैसे जब आपको स्कूल में प्यास लगती थी तो आप मैडम या सर से पानी पीने के लिए पूछ कर जाते थे और डायरेक्ट जहां पर वाटर कूलर या पानी की टूटी होती थी वहां पहुंच जाते थे और पानी पी लेते थे। उसके बाद लेकिन पानी पीने के बाद जब आप क्लास वापस आते थे, डायरेक्ट सीधा नहीं आते थे, गोल गोल घूमकर तब आते थे। तो जब आप क्लासरूम से पानी पीने के लिए गए तो वो क्या होगा? तो वो विस्थापन होगा, एकदम न्यूनतम दूरी है एक निश्चित दिशा में। लेकिन जब पानी पीने के बाद आप क्लासरूम वापस आते थे तो कोई निश्चित दिशा नहीं होती थी, तो उसे दूरी कहा जाएगा। तो विस्थापन में क्या होता है? ये न्यूनतम दूरी होती है और इसमें एक निश्चित दिशा होती है, तो ये सदिश राशि है। इसके बाद है वेग यानी कि वेलोसिटी, तो ये भी सदिश राशि है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, आप देख रहे हैं कि सब में वाह है, तो विस्थापन वेग में भी वाह है, त्वरण में भी वाह है, तो ये क्या है? ये सदिश राशि है। संवेग इसमें भी वाह है, मोमेंटम, तो ये भी सदिश राशि है। भार इसमें वाह नहीं है लेकिन ये सदिश राशि है। तो किसी भी चीज का वेट कैसे आ रहा है? जैसे आपका ही शरीर है, आपका भार कैसे आ रहा है? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है ना, तभी तो उसका वेट आ रहा है। तो भार क्या है? सदिश राशि है। आवेग ये भी सदिश राशि है। बल यानी कि फोर्स ये भी सदिश राशि है। तो मैंने आपको बताया कि या तो वाह होगा या तो बा होगा, तो ये भी सदिश राशि है। तो कोणीय विस्थापन, तो अगर विस्थापन सदिश राशि है तो कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि ही होगी। कोणीय वेग
ये भी सदिश राशि है, कोणीय त्वरण ये भी सदिश राशि है, कोणीय संवेग ये भी सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र इसमें बा है। ये तो घनत्व, दाब, विद्युत धारा और आवर्ती, इनमें वाह और बा देखने को मिलेगा, लेकिन ये अदिश राशि हैं। इनमें वाह और बा तो है, लेकिन ये अदिश राशि हैं। और द्रव्यमान में भी आधा वाह है, तो ये तो आधा वाह है, तो वैसे भी अदिश राशि होगी। जिसमें आप पूरा वाह या बा देख रहे हैं तो घनत्व, तो जो डेंसिटी होती है इसमें कोई दिशा नहीं होती, तो ये तो अदिश राशि है। प्रेशर में भी कोई दिशा नहीं होती, और जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है यानी कि विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा में भी कोई दिशा नहीं होती, और आवर्ती में भी कोई दिशा नहीं होती। तो ज्यादातर जो भी भौतिक राशियां हैं जिनमें वाह या बा लगा होगा तो क्या होंगी, वो सदिश राशियां होंगी। सदिशों का निरूपण देख लेते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो तीर का माथा होता है उसकी दिशा को बताता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो सदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि डायरेक्शन को बताने के लिए जो भी क्वांटिटी होती है ना, उसके ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ए के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो अब इसे ए वेक्टर कहा जाएगा, ए सदिश कहा जाएगा। तो आगे हम सदिशों के बीजगणित के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो अदिश राशियां होती हैं उनका बीजगणित नहीं होता, उनका जो जोड़ घटा होता है वो सीधा सीधा हो जाता है। जैसे 2 + 3 5 होते हैं, तो अदिशों का जोड़ ऐसे ही होता है। जो अदिश राशियां होंगी उनका जोड़ आएगा तो ऐसे आएगा, 2 + 3 तो 5। इसीलिए अदिश राशियों का बीजगणित नहीं पूछा जाता, लेकिन सदिश राशियों का बीजगणित पूछा जाता है, क्योंकि ये निकालना पड़ता है। तो जो वेक्टर अलजेब्रा है, सदिशों का बीजगणित है, ये 2 तरह से निकलता है। पहला है सदिशों के जोड़ का नियम, और दूसरा है सदिशों का गुणनफल। पहला तरीका है एडिशन ऑफ वेक्टर और दूसरा तरीका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब जो भी मैं आपको ये न्यूमेरिकल बताऊंगा ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो सदिशों का जोड़ का नियम है वो देख लेते हैं। तो सदिशों के जोड़ के नियम में भी 2 प्रकार हैं। पहला है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये कैसे होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार आपको दिया होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो तीर का निशान है एक सीधा है, एक ऊपर की तरफ तिरछा है। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे निकालना होता है, तो ए वेक्टर का जो हेड होता है, हेड यानी कि माथा, जो आगे की ओर है इसे हेड कहते हैं माथे को, और जो पीछे पूंछ है उसे टेल कहते हैं। ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल पर आ जाए तो इसका जो परिणाम होगा, परिणाम यानी कि रिजल्ट आएगा, वो जुड़ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की जो टेल है ये आपस में जुड़ रही है, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। मान लीजिए ए वेक्टर 2 है और बी वेक्टर 3 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो 5 वेक्टर होगा, याद रखेगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा तरीका, समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु है और उसे कोई पूर्व की दिशा की ओर बल लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति उस पर उत्तर की दिशा की ओर बल लगा रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक एंगल बनेगा, यानी कि कोण बनेगा, जिसे हम थीटा कहते हैं। और इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच यानी कि ए और बी के बीच ये कोण बन रहा है, इसे थीटा कहा जाएगा। और इनका रिजल्ट कैसे आएगा, तो इसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab cos थीटा, इनका पूरा होल स्क्वायर रूट। तो जो cos थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। इसकी जो रेंज होती है ना वो -1 से लेकर +1 तक होती है, यानी कि इसी के बीच में होती है। cos थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से नीचे नहीं होगी और +1 से ऊपर नहीं होगी। -1 से लेकर +1 तक इसके बीच में ही cos थीटा की वैल्यू होती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वस्तु है पूर्व की ओर उसमें 3 न्यूटन का बल लग रहा है और उत्तर की ओर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका परिणामी बल क्या होगा। तो आपको पता ही है कि उत्तर की दिशा ऊपर की ओर होती है, तो ऊपर की ओर 4 न्यूटन का बल लग रहा है और पूर्व की ओर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, और आपको पता ही है कि जब भी ऐसी रेखा होती है, एक उत्तर की ओर है और एक पूर्व की ओर है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ए को हम 3 न्यूटन मान लेते हैं और बी को 4 न्यूटन। तो इसका रिजल्ट परिणाम कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि a² + b² + 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर रूट। तो इसमें आप वैल्यू फिल कर दो। a² कितना आएगा, a की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, 2ab 2 तो 2 आ जाएगा, a की जगह 3 आएगा, b की जगह 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा cos थीटा से। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 से लेके 90 डिग्री तक आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप इसको सोल्व कर दो, तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा, जिसका आंसर होगा 5 न्यूटन। तो इसका परिणाम कितना आएगा, तो 5 न्यूटन लेते हैं। ये सभी कंसेप्ट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, तो 2 तरह के परिणाम आपसे पूछे जाते हैं। एक तो इसका अधिकतम मान क्या होगा और एक न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ये जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको कैसे बताना है, तो पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर तो चुटकियों में आप निकाल लेंगे। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
फॉर्मूला सेम ही है, तो इसकी वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है? यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, तो चेंज आएगा कहाँ से? तो कोस थीटा की वैल्यू से चेंज हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि जो कोस थीटा है इसकी रेंज क्या है, तो इसका न्यूनतम मान -1 है और अधिकतम मान +1 है, तो इससे ऊपर कोस थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, अगर कोस थीटा की वैल्यू अधिकतम हो तो कितना रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि a² + b² + 2ab और मल्टीप्लाई जो कोस थीटा की वैल्यू है वो +1 ले लेते हैं। तो अगर हम +1 लेंगे तो जो 2ab है इसके चाहे जो भी वैल्यू आए, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा, a² + b² + 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? आपको याद आ रहा होगा कि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab को अब हम लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ आपको पता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, a + b। तो अब आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, जब भी आपसे अधिकतम मान पूछा जाए तो a + b कर देना है। a की वैल्यू अगर 2 है और b की वैल्यू 3 है तो अधिकतम मान क्या होगा, 2 + 3 5। अब आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है। मैं चाहता तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता कि अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है a + b, पर पहले मैंने आपको समझा दिया कि a + b बना कैसे, यानी कि फॉर्मूला निकला कैसे। तो जब भी अधिकतम मान पूछा जाए तो a + b है। अब न्यूनतम मान देख लेते हैं। तो अधिकतम कोस थीटा की वैल्यू +1 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है, -1। तो अब कोस थीटा की जगह -1 फिल कर देंगे। तो जो 2ab है ना, इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab हो जाएगा। तो a² + b² - 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया तो a - b बचा। तो जब भी अधिकतम मान पूछा जाएगा तो a + b होगा, और जब न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो वो a - b होगा। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे कि प्रश्न है कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं और वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर अधिकतम मान पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया कि अधिकतम मान कैसे निकलता है। तो दोनों को आपस में जोड़ दो, a + b। तो 12 + 8 इसका आंसर कितना आएगा, तो 20 न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो ये कितना आसान सवाल था जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था। लेकिन अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर ना होता तो ये सवाल आपसे छूट जाता, जो कि कितना आसान है। अधिकतम मान कैसे निकलेगा, तो a + b 12 + 8 20 न्यूटन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा मान नहीं हो सकता। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, तो हम अधिकतम मान निकाल लेंगे और न्यूनतम मान निकालेंगे। तो कोई भी जो रिजल्ट होगा वो अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंदर ही होगा ना, उससे नीचे या उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो जैसे मान लो यहाँ 4 न्यूटन को हम a मान लेते हैं और 3 न्यूटन को b मान लेते हैं, तो इसका अधिकतम मान होगा 7 न्यूटन और न्यूनतम मान होगा 1 न्यूटन, यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक आ सकता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि क्या नहीं हो सकता, तो 2 न्यूटन ये हो सकता है, क्योंकि 1 से लेकर 7 के बीच में 2 तो आ सकता है। 5 न्यूटन ये भी हो सकता है, 6 न्यूटन ये भी हो सकता है, लेकिन 8 न्यूटन ये नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो 7 न्यूटन है। 7 न्यूटन से ऊपर तो हो ही नहीं सकती और 1 न्यूटन से नीचे नहीं हो सकती। तो जो 8 न्यूटन है ये इसका परिमाण नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखते हैं, समकोणीय एकांक सदिश यानी कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं ये 3 एक्सिस हैं, x, y और z, 3 अक्ष हैं, और जो सदिश इनकी दिशा को दर्शाते हैं उन्हें कहते हैं i कैप, j कैप और k कैप। तो अगर हम किसी सदिश को i कैप के साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो x एक्सिस की ओर होगी। तो आप जो कमरे में बैठे हैं, अगर आप उसका कॉर्नर देखेंगे ना, नीचे की ओर उसका कॉर्नर देखिए, तो आपको उसमें भी 3 एक्सिस मिलेंगे। तो एक है x एक्सिस, एक है y एक्सिस और तीसरा है z एक्सिस। तो जो x एक्सिस की डायरेक्शन को दर्शाएगा उसे i कैप कहेंगे, y एक्सिस की डायरेक्शन को दर्शाएगा उसे j कैप कहेंगे, और जो z एक्सिस की डायरेक्शन को दर्शाएगा उसे k कैप कहेंगे। तो यहाँ से बहुत ही आसान सवाल आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको क्वेश्चन दिया होगा कि a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। तो इस एग्जाम्पल से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि x एक्सिस में परिमाण क्या है, तो जो मैंने आपको बताया कि x एक्सिस की ओर कौन दर्शाता है, i कैप। तो x एक्सिस का परिमाण क्या होगा, तो जो i के साथ वैल्यू लिखी होगी ना वही इसका परिमाण होगा। तो x अक्ष में परिमाण कितना है, 3। y अक्ष में परिमाण कितना है, तो जो j के साथ वैल्यू लिखी है 8। z अक्ष में परिमाण कितना है, तो जो k के साथ वैल्यू लिखी गई है, और अगर वैल्यू नहीं लिखी होगी तो 0 मानो। तो z अक्ष में परिमाण कितना है, तो 5। तो ये तीनों प्रश्न तो आसान है। और चौथा प्रश्न क्या है कि अगर आपसे a का परिमाण पूछ लिया जाए तब क्या होगा। a के साथ तो कोई वैल्यू लिखी नहीं है, तो a का परिमाण कैसे निकलेगा, तो पूरा जो तीनों i, j और k दिया हुआ है ना, रूट के अंडर इन तीनों का स्क्वायर करना है और आपस में जोड़ देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि a का परिमाण कैसे निकाला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इनको आपस में जोड़ दो, तो 98 आ रहा है। तो 98 का स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाएगा।
तो जैसे पहला प्रश्न है कि यदि b इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 2k है तो b का परिमाण ज्ञात करें। तो b का परिमाण आपको बताना है। तो b का परिमाण कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया ना कि इन तीनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो और उसका जो अंडर रूट होगा वही इसका आंसर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 2 का 4, तो 36, 16 और 4 ये कितना हुआ? तो 56 यानी कि 56। तो 56 का स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सदिश 3i कैप प्लस 4k कैप y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। तो यहाँ पर y अक्ष पर प्रक्षेप पूछा गया है। तो y अक्ष की ओर कौन दर्शाता है? तो j दर्शाता है, पर यहाँ पर j की वैल्यू तो दी नहीं। i जो है वो x एक्सिस की ओर दर्शाता है, k z एक्सिस की ओर दर्शाता है और जो j है वो y एक्सिस की ओर दर्शाता है। पर यहाँ पर k की वैल्यू नहीं दी है। तो मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू ना दी हो तो आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 0। देख लिया। अब हम सदिशों का गुणनफल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह होता है। पहला है सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल किसे कहते हैं? तो जब a और b के बीच में डॉट होगा ना, इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो डॉट होता है ना, ये किसे सूचित करता है? तो ये अदिश गुणनफल को सूचित करता है। जैसे a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में डॉट है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहा जाएगा। तो यदि कोई दो सदिश a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसका अदिश गुणनफल a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। यहाँ पर जो थीटा है वो a और b के बीच का कोण है। इसका उदाहरण हम आगे अभी देख लेंगे। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक अदिश राशि होगी। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, याद रखेगा। और दूसरा तरीका क्या है? सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट से सूचित किया जाता है। पीछे हमने देखा कि अगर अदिश गुणनफल बताना है तो वहां पर डॉट होगा और अगर सदिश गुणनफल बताना है तो यहाँ पर क्रॉस का साइन होगा। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ये क्या होगा? ये सदिशों का सदिश गुणनफल है। और याद रखेगा कि अगर सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो वो एक सदिश राशि होती है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है और सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि यदि a वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8k हो और b वेक्टर बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k हो तो a और b का अदिश गुणनफल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, बस इसको आपको दर्शाना a डॉट b से है। तो दोनों ही केस में मल्टीप्लाई ही होता है। a डॉट b का मतलब भी मल्टीप्लाई है, a क्रॉस b का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो अदिशों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो जो i है ना, इसको i से ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 24, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72। और इनके बीच में जो भी साइन हो यानी कि प्लस का या माइनस का, उसी अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन है तो इन तीनों को आपस में जोड़ लो। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 108। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक अदिश राशि में डैश होती है। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं होती, या केवल दिशा होती है, या परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि ना तो परिमाण होता है और ना ही दिशा होती है। तो जो अदिश राशि होती है इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सदिश राशि को पहचानिए। ताप, दाब, संवेग और दूरी, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो जो संवेग है ना, ये सदिश राशि है। ताप, दाब और दूरी ये तीनों ही अदिश राशियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कि अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो अदिश राशि के उदाहरण कौन से हैं? तो जो सदिश राशियां होती हैं, मैंने आपको बताया कि उनमें व या ब होता है, लेकिन ज्यादातर अदिश राशियों में व या ब नहीं होता। तो आप देख ही रहे हैं कि जो तापमान है इसमें व या ब नहीं है। तो तापमान क्या होता है? तो अदिश राशि होती है और वैसे भी तापमान में किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? तो कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सारी राशियां सदिश हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वेग, त्वरण और बल तीनों में व और ब है। तो ये सदिश राशियां हैं। कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान? तो द्रव्यमान में आधा व है, मैंने आपको बताया था। जो द्रव्यमान है ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दो सदिशों का गुणनफल होता है सदिश, अदिश, सदिश या अदिश या इनमें से कोई नहीं। तो दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है? यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि सदिश का सदिश से गुणनफल है या सदिश का अदिश से गुणनफल है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि सदिशों का गुणनफल क्या होता है। तो सदिशों का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी की 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा? तो यहाँ पर अधिकतम मान पूछा गया है। तो अधिकतम मान कैसे निकालेंगे? दोनों को आपस में जोड़कर। तो 12 + 8 कितना आएगा? तो 20 न्यूटन
इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि कि b इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 2k हो तो b का परिमाण ज्ञात करें। तो यहाँ पर b का परिमाण पूछा गया है, तो सबका स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो और इनका स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 2 का 4। तो 16 जमा 36 जमा 4 कितने हुए? 56। तो इसका सही जवाब होगा 56 का। कि a वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, इसका परिमाण क्या होगा? तो यहाँ पर इसका परिमाण पूछा गया है, तो अगर k की वैल्यू नहीं दी है तो उसे हम 0 मानेंगे। तो इनका परिमाण पूछा गया है, तो इसमें भी इनका स्क्वायर रूट करके अंडर रूट इसका आंसर आएगा। तो 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 16। तो 16 जमा 9 कितना होगा? 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि अदिश राशि ज्ञात कीजिए। तो दूरी, विस्थापन, बल या वेग, इसमें से अदिश राशि कौन सी है? तो जो दूरी है ना, ये अदिश राशि है। विस्थापन, बल और वेग ये सदिश राशियां हैं, लेकिन दूरी अदिश राशि है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।